अंतरराष्ट्रीय मैं कह सकता हूँ एक सशक्त हस्ताक्षर हिंदी के श्री सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, संस्था के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री त्रिवेदी जी, अवध प्रांत के अध्यक्ष श्री त्रिपाठी जी, और इसी संस्था के बहुत सक्रिय और राजधन पत्रिका का प्रबंधन का कार्य देख रहे पवन बादल जी, और हमारे मित्र जिनको अभी आपने सुना पवन अग्रवाल जी, और इस कार्यक्रम का पूरा जो ताना बाना ढांचा आप कह सकते हैं उसका संयोजन करने वाले हमारे बलजी जी, उपस्थित देवियों और सज्जनों, और जैसा कि कहा कि इस अवध की सेमिनार को, गोष्ठी को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप बदलने के लिए जो आपने देखा अभी सुरेश शुक्ल जी का सम्मान किया गया, ऐसे हमारे भी मित्र हैं, वो बड़े भाई हैं, ऐसा उनका भी एक बार स्वागत। मित्रों, मैं पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि मंगलवार और शुक्रवार मेरी ओपीडी होती है मेडिकल कॉलेज में। पहले तो मैं अपना डिस्क्लेमर दे दूँ एक कि मैं कोई साहित्यिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो एक चिकित्सक हूँ और मरीजों की सेवा करना मेरा प्राथमिक दायित्व है। उसके कारण मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं देर से पहुँचा। अध्यक्ष जी से मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए कि अध्यक्ष जी आ गए थे, मैं नहीं आ पाया। मुझे विषय दिया गया है चिकित्सा क्षेत्र में हिंदी। दोस्तों, किसी भी भाषा अगर वो बोलचाल की भाषा बनी रहेगी, केवल संवाद की भाषा बनी रहेगी, संप्रेषण की भाषा बनी रहेगी, तो शायद जो एक 360 डिग्री में किसी भी चीज का विकास होता है, चौमुखी विकास, बहुमुखी विकास जिसको हम बोलते हैं, और मैंने इसको 360 डिग्री बोला हूँ, उसमें शायद ये 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री तक पहुंचेंगे। तो इसको बहुमुखी अगर बनाना है, सब पूरी तरह से समृद्ध करना है, तो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो वो इससे अछूता नहीं रहना चाहिए। तभी वो भाषा की चरमोत्कर्ष है, भाषा की वो अच्छी परिणति है। तो ऐसा ही एक चिकित्सा क्षेत्र है। आप शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, इसलिए मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ कि चिकित्सा क्षेत्र में हिंदी कैसे आई और हिंदी का कैसे प्रादुर्भाव हुआ। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में हमारे जब से ब्रिटिश आए तो 200-250 साल पहले तो हमारी जो चिकित्सा पद्धति थी वो हमारी अपनी चिकित्सा पद्धति थी। शिक्षा पद्धति भी अपनी थी और चिकित्सा पद्धति भी अपनी थी। लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेजों ने राज्य किया 1757 से ईस्ट इंडिया के माध्यम से और 1857 से बाकायदा पॉलिटिकल पावर के रूप में, तो उन्होंने दो काम बहुत बखूबी किए। हमारे शिक्षा तंत्र को तहस-नहस कर दिया, हमारे चिकित्सा तंत्र को तहस-नहस कर दिया। और फिर जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान आया, मैं तो नहीं कहता हूँ कि मेरा दुर्भाग्य है मैं इसका विद्यार्थी हूँ, जी नहीं, उसकी भी जरूरत है, क्योंकि पिछले 800-900 सालों में जो हमारा चिकित्सा विज्ञान था उसका विकास नहीं हो पाया। और इसके कारण नहीं हो पाया क्योंकि हम गुलाम रहे। तो इस गुलामी के वर्ष में जो हमारी चिकित्सा धरोहर थी, जो हजारों हजार साल पुरानी थी, हमारे जो सुश्रुत और चिकित्सक जो हमारे चरक हुए, उनके पास ऐसी ऐसी विधा थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि सुश्रुत ने 3500 तरह की सर्जरी अपनी पुस्तक में लिखी। 3500 तरह के, 1700 से ज्यादा ऐसे उपकरणों के चित्र मिलते हैं जो सुश्रुत के समय सर्जरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वो विधा हमारी पीछे छूट गई गुलामी के कारण, और यही भाषा के साथ हुआ। उन्होंने अभी जैसा पवन जी कह रहे थे कि 75 साल में बहुत कुछ हुआ, शिक्षा के साथ, चिकित्सा के साथ, इतिहास के साथ बहुत सारी छेड़छाड़ की गई। तो चिकित्सा जगत में भी ऐसा ही हुआ कि हमने मॉडर्न मेडिसिन को पढ़ा, अंग्रेजी में पढ़ा, अंग्रेजी में समझा, अंग्रेजी में लिखा, यही सब चलता आ रहा था। लेकिन एक छोटी सी व्यथा थी। अभी भी आप एक सर्वेक्षण करिए कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, मैं तो जब मेरा प्रवेश हुआ यही की जिनसी से मैंने एमबीबीएस किया, एमडी किया, तो तब तो कम लोग आते थे। एजेंसी जब शुरू हुआ तो एक साल में 31 ही विद्यार्थी आते थे, लेकिन अभी तो 250 बच्चे आते हैं। लेकिन अभी भी आप सर्वेक्षण करें, उनसे एक प्रश्न पूछें कि प्राथमिक शिक्षा आपकी हिंदी में हुई है या अंग्रेजी में हुई है, आपको मालूम उत्तर क्या मिलेगा? 80% की शिक्षा हिंदी में हुई है, उनकी मातृभाषा में हुई है। अब मातृभाषा में पढ़ के निकले, अब अचानक उनको अंग्रेजी भाषा में एमबीबीएस पढ़ाना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे समय जो लोग एमबीबीएस कर रहे थे उसमें बहुत से बेचारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनके हाई स्कूल इंटर में बहुत अच्छे नंबर थे,
CPMT पहले कहलाता था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, उसमें भी बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन वो बेचारे फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गए, क्योंकि उन्हें चिकित्सा विज्ञान तो समझ में आता था, लेकिन चिकित्सा विज्ञान की भाषा समझ में नहीं आती। और ये सिलसिला जब लोगों को पता चला, तो आज भी हमारे यहाँ जब 250 प्रथम वर्ष के छात्र आते हैं, उनको पहले अंग्रेजी की क्लास पढ़ाई जाती है, चिकित्सा विज्ञान बाद में पढ़ाई जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही कहा कि ज्ञान के लिए भाषा एक हमारा अवरोध क्यों होना चाहिए। तो अब मैं आता हूं कहां से शुरुआत होती है। अभी तो बहुत बहुत उपलब्धियां हो गई हैं चिकित्सा क्षेत्र में। एक छोटी सी यात्रा मैं आपके साथ साझा करता हूं। चलिए हम चलते हैं 32 वर्ष पहले। वर्ष 1991 की बात है। मैं MBBS करने के बाद इसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में MD का छात्र था। अचानक दिमाग में कीड़ा काटा कि क्यों ना हम राष्ट्रभाषा के प्रति अपना वो दिखाएं, एक सदा सहता और मित्रता और आत्मीयता। जैसे आप लोग PhD करते हैं तो आपको PhD का एक शोध ग्रंथ लिखना पड़ता है, थीसिस लिखनी पड़ती है। हम लोग MBBS के बाद जब पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं यानी MD करते हैं, तो उसमें भी हमें एक थीसिस लिखनी पड़ती है, और वो थीसिस होती है वो अंग्रेजी में मैंडेटरी कंप्लीटली होती है। अब मेरा सौभाग्य कहिए, अब मैं कहता हूँ सौभाग्य, उस समय मेरा 1991 में 1991 में दुर्भाग्य था कि जो हमारे विभागाध्यक्ष थे वही हमारे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य थे। तो मैं डरते डरते उनके पास गया विभागाध्यक्ष के रूप में, उनसे मिला अपने विभाग में। मैंने कहा कि सर मेरी इच्छा है कि इंग्लिश तो मैंडेटरी है, तो मैं चलिए अंग्रेजी की तो मैं 4 भाषा लिखूंगा, 4 थीसिस जमा करनी पड़ती थी 4, लेकिन मेरी इच्छा है कि सर मैं हिंदी में लिखूं और उसे स्वीकृति आप हिंदी में दे दें। बोले तमिलनाडु से एग्जामिनर आ गया, तो मैंने कहा इसीलिए तो मैं चाहता हूँ सब 4 थीसिस मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, लेकिन 4 थीसिस मैं हिंदी में लिखूँ, 4 कॉपी 4 प्रतियाँ, और आप स्वीकृति उसको हिंदी में दे दें। बोले बहुत पैसा खर्चा होगा, दुगना पैसा तुम्हारा खर्चा होगा। मैंने कहा सर मंजूर है। मेहनत ज़्यादा लगेगी, मैंने कहा सर मंजूर है। समय ज़्यादा खर्च होगा, मैंने कहा वो भी मंजूर है। बड़ी तकनीकी शब्दावली को उसमें करने में वो भी खर्चा है, मैंने कहा वो भी मंजूर है। तो बोले अच्छा ठीक। तो मैं अपना उसका शोध पत्र में पहले जैसे प्रोफोमा जमा होता है वो ले गया, उन्होंने बाकायदा लिखा हिंदी में अग्रसारित विभागाध्यक्ष। अभी आप तालियां तो छोड़िए, अभी आपको आगे चल के पता चलेगा कि आपको क्या बजाना है, शेर या ताली। अब आगे की स्टोरी आइए। ताली तो आपने बहुत बजा दी। 3 महीने बाद एज ए प्राचार्य, क्योंकि वो विभागाध्यक्ष भी थे, प्राचार्य थे, उन्होंने लिखा डियर डॉक्टर सूर्यकांत, थीसिस इज टू बी सबमिटेड इन इंग्लिश ओनली। अब मैं गया, मैंने कहा गुरुजी क्या हुआ, कुछ गलती हो गई छात्र से, कुछ क्या हुआ? नहीं वो सब ये सब वो जो है ना, ये मतलब ऐसे ही है, शोशेबाजी है। नहीं जो जैसा हो रहा है वैसे ही होगा। यू आर नॉट अलाउड टू सबमिट योर थीसिस इन हिंदी। तो मैंने फिर पूछा सर मैं पैसा खर्च करने को तैयार हूँ, समय ज़्यादा खर्च करने और मेहनत ज़्यादा करने को तैयार हूँ, राष्ट्रभाषा के प्रति मैं समर्पित हूँ। सर आपने भी तो देखिए ना, ये लिखा था अग्रसारित हिंदी में। कहने नहीं। और फिर उन्होंने कहा बहुत बकवास कर ली तुमने, गेट आउट। तो हमने कहा गेट आउट तब हो जाते हैं भाई गुरुजी आप। तो मुझे याद आया चाणक्य का, कि चाणक्य ने एक बार शिखा खोली। अब शिखा तो नहीं थी उस समय, लेकिन हाँ मैंने यहाँ बिंदु पे कुछ महसूस किया। मैंने कहा चलो भाई अब खोल देते हैं। उम्र तो मेरी 24-25 की थी, लेकिन मैंने खोल दिया। तो आप बहुत लोगों को मालूम होगा कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध था। कुलपति थे हरे कृष्ण अवस्थी जी, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान, आप सब जानते हैं। तो मैंने गया, बोले हाँ, बोले साहब मेडिकल कॉलेज कोई लड़का आया आपसे मिलने। बोले हाँ भाई बताओ क्या बात है। बड़े आदमी थे, आप समझते हैं 6-7 बार के MLC रहे और मतलब बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। अरे वो तुम्हारा प्राचार्य, मैं भाषा तो नहीं इस्तेमाल करते, मेरे प्राचार्य दुनिया में नहीं है। अरे भाई वो तो थोड़ा उन्होंने कुछ कहा ऐसा, उनका कुछ अच्छा नियम नहीं होगा। बोले लाओ क्या लाए हो? हमने कहा साहब अपना निवेदन प्रत्यावेदन लाए। बोले लाओ, प्राचार्य KGMC हिंदी में शोध ग्रंथ जमा करने की स्वीकृति लिख दियो। तालियां बजाओ। तो हमने कहा गुरुजी डरते डरते प्राचार्य के कमरे पहुंचे। हमने कहा सर वो कुलपति जी से अनुमति मिल गई है तो सर मैं लिखना प्रारंभ करूं। देखा अच्छा लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति, हाँ तो जाओ वहीं जमा कर दो, हमारे मेडिकल कॉलेज में तो नहीं हो सकती, वहीं जमा कर दो। तो मैंने कहा गुरुजी वो तो कह रहे हैं वहीं जमा कर।
तो बोले ऐसा करो, हमारे ऊपर भी चांसलर होता है कुलाधिपति, तुम गवर्नर साहब के पास चले जाओ। तो थोड़ा सा तो मैं जागरूक था, तो मुझे पता था कि गवर्नर थे बी सत्यनारायण रेड्डी। आप गूगल सर्च करिए 1991 में कौन था गवर्नर, बी सत्यनारायण रेड्डी। मेरे दिमाग में एक आया पौधा, वही नॉर्थ साउथ दक्षिण भारतीय ये वो। तो मैंने कहा कहीं और हम दलदल में ना फंस जाए, तो हिम्मत जुटाई, वहाँ भी गए। हमें कहा हमें एक अपार्टमेंट चाहिए। पहुँच गए, बोले हाँ बताओ। मैंने कहा ये समस्या है। तो बोले तुम कुलपति के पास तो नहीं गए? हमने कहा साहब गए, ये हुआ तो नहीं था। बोले उन्होंने फिर लिखा दोबारा कुलपति को कि इसको हिंदी में स्वीकृति कराकर हमें सूचित करें। फिर बता दो, बस आखिरी बार है ये। तो फिर उन्होंने फाइल गई वहाँ, और फिर उन्होंने लिखा कि कुलाधिपति महोदय के अनुसार इनको जो है डॉक्टर सूर्यकांत को हिंदी में लिखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। मैं फिर क्या, मैंने कहा अब तो यार मतलब आदमी कुछ तो डर खौफ खाएगा, गवर्नर भाई बहुत बड़ी चीज होती है। तो बोले ठीक है जाओ गवर्नर हाउस में जमा करो। मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे याद आया कि मैंने कहा इस मुझे मेरे तरह सलाह दी वो अमर उजाला में पत्रकार थे। बोले देखो भाई सूर्यकांत जी ऐसा है, जब देश सीधे उंगली से घी ना निकले प्रिंटिंग टेढ़ी करनी पड़ती। मैंने कहा क्या करूँ? बोले अब कुछ आप कुछ मत करो, अब मैं करता हूँ। तो अगले दिन मैंने देखा सब अखबार भरे हुए थे कि केजीएमसी के युवा चिकित्सक के साथ हिंदी प्रिंट के साथ भेदभाव, ये वो तानाशाही प्रिंसिपल की ताना। मैंने कहा अखबार पढ़िए, मैं तो मुझे आज भी टर्मिनेशन का ऑर्डर मिल जाएगा। मैंने कहा ये क्या करवा दिया आपने? कह नहीं चिंता मत करो। हमने कहा हमें तो निकाल दिया जाएगा, एमडी वेमडी तो गई हमारी। कह नहीं कुछ नहीं होगा। हम वो आया, मुझे एक चिट्ठी मिल गई कि डॉक्टर सूर्यकांत आप जो है वो यहाँ पर कदाचार कर रहे हैं, आप जो है वो इस तरह की उल्टी सीधी खबरें मीडिया में ले जा रहे हैं। मैंने छोटा सा उत्तर लिख दिया। मैंने कहा साहब मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, और ना ही मैंने कोई प्रेस विज्ञप्ति दी है, ना किसी मीडिया से संबंध किया है। कि किसी को पता चला होगा तो अपने आप लोगों ने निकाला। खैर इससे भी काम चलने वाला नहीं था। हमारे प्राचार्य जी थे बड़े, 500 से ऊपर तो उनके मुकदमे चल रहे हैं तरह तरह के, बहुत सारे, करप्शन से लेके और पता नहीं कौन से। जैसे किसी को अच्छे काम करने की आदत होती है, किसी को नेगेटिव और न्यूसेंस करने की आदत होती है, उन्हीं में से कैटेगरी में चलते हुए। खैर दुनिया में नहीं है तो इससे गुरु जी है मेरे, मैं नमस्कार करता हूँ जहाँ पे। तो फिर भी बात नहीं हुआ। फिर वही हुआ, विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर हिंदी में थीसिस जमा नहीं होगी तो कहाँ होगी। और उत्तर प्रदेश से एक बहुत खूबसूरत प्रस्ताव पारित हुआ। आप जा सकते हैं, 14 अगस्त 1991 का एक प्रस्ताव है विधानसभा से, दोनों सदनों से सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य उनका नाम मैं लूंगा नहीं, को ये आदेश दिया जाता है कि 1 सप्ताह के अंदर डॉक्टर सूर्यकांत को हिंदी में उनका एमडी का शोध प्रबंध लिखने की अनुमति प्रदान करें, नहीं तो उन्हें उनके पद से पदमुक्त माना जाएगा। अब उन्होंने सरेंडर कर दिया, कहीं तो करना ही था। तो मुझे मालूम नहीं था कि हिंदी भाषा में इतनी मजबूत ताकत है कि पूरे लखनऊ का, पूरे प्रदेश का जो हमारा हिंदी समाचार जगत है, मीडिया है, वो सब हमारे साथ खड़ा हो गया। हमारी हिंदी प्रेमी है, बहुत से लोगों ने मतलब बहुत ये जानने की कोशिश की भाई ऐसा कौन है, मतलब पागल बहुत होते हैं लेकिन इतना बड़ा पागल कौन है। उसके पहले एक चीज और हुई थी, थीसिस कमेटी ने मुझे बुलाया उसके पहले, ये प्रस्ताव पारित होने के पहले। बोले जानते हो तुम जिद कर रहे हो? हमने कहा सर जिद हम थोड़ी कर रहे हैं, तुम कर रहे हो। बोले तुमने ये क्यों? हमने कहा साहब उन्होंने अनुमति दी थी तो मैंने की। बोले अब नहीं अनुमति दे दें तो बंद करो। हमने कहा सर अब तो गाड़ी निकल गई है, बंद नहीं हो सकती। बोले तुम्हें मालूम है, सीधे सीधे शब्दों में आ गए कि जो तुम्हारे प्राचार्य हैं वही तुम्हारे विभागाध्यक्ष हैं, वही एमडी का एग्जाम लेंगे, तुम फेल हो जाओगे। मैंने कहा सर मुझे मालूम है मैं फेल हो जाऊंगा। बोले फिर भी? हमने कहा जी तो क्या करोगे? हमने कहा सर 1992 में मुझे एग्जाम देना है, 1994 में गुरुजी रिटायर हो जाएंगे, तो 1992 में फेल हो जाऊंगा। और देखिए मुझे उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी एक मिली हुई है और मैं 2 साल नौकरी कर लूंगा, जब वो 94 में रिटायर हो जाएंगे तो 95 में एग्जाम दे दूंगा, फिर पास हो जाऊंगा। तो हमारे गुरु जी अभी भी है त्रिलोकचंद गोयल, टीसी गोयल साहब, वो थीसिस कमेटी के हेड थे। बोले तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जाओ हम तो तुम्हारा सब कुछ नहीं कर सकते। ये अलग बात है, गुरु जी ने उस समय मेरा विरोध किया, लेकिन डॉक्टर टीसी गोयल मैं नमन करता हूँ, अभी भी है इस शहर में, सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे। उन्होंने अभी कुछ साल पहले
सर्जरी की एक किताब लिखी है, वो भी हिंदी में। तो एक छात्र अपने गुरु को किस तरह से मोटिवेट कर सकता है, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। बहुत साल बाद उन्हें याद आई, लेकिन और आप मुझे बुला के कहते हैं यार मैंने तेरे साथ गलत किया, थीसिस कमेटी के चेयरमैन होने के नाते मैंने तुझे गलत डायरेक्शन दिया। एनीवे, अब प्रश्न यहाँ उठता क्या हुआ, अगले दिन मुझे जब मैंने ये लेटर वहाँ जमा करवाया तो मुझे लिखा, डियर डॉक्टर सूर्यकांत, प्रिंसिपल की ओर से अंग्रेजी में, you are allowed to submit your thesis in Hindi as per resolution passed in UP Assembly on 14 August 1991। तो वो तो मिल गई। अब मसला मूल आता है कि डॉक्टर सूर्यकांत पास हुए कि फेल हुए। और ये मान के चलिए कि 1992 में अकेला दुनिया का मैं पहला छात्र था जो फेल होने के लिए पढ़ रहा था, फेल होने की तैयारी था। मेरा रिजल्ट पहले से आउट था, हर किसी को मालूम था कि एक रिजल्ट तो पढ़ता है एमडी का, वो डॉक्टर सूर्यकांत का, इनका तो पेपर में फेल ही निकलना है। तो हुआ क्या, फेल हुए। अब फेल हुए होते तो प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष कैसे बन जाते। तो हुआ क्या, अगर आप सच्चे मन से किसी साध्य को अपनाते हैं, साधना करते हैं, तो ईश्वर आपके साथ खड़ा होता है। और अब बारी ईश्वर की थी, मेरा काम तो हो गया। इसीलिए शायद गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा कि कर्म करो, आउटकम नहीं देखो। मैंने भी नहीं आउटकम देखा, मैंने तो तैयारी कर ली थी फेल होने की, मैंने तैयारी कर ली थी सरकारी नौकरी ज्वाइन करने की 1992 में, और 2 साल बाद जब वो गुरु जी रिटायर हो जाएंगे तो 1995 में पुरानी की परीक्षा दी, मैंने सब तैयारी कर ली। लेकिन ईश्वर ने कहा कि चलो मेरी परीक्षा का तुम पास हुए, अब मेरा रोल देखो, अब मेरी भूमिका शुरू होती है। तो मैंने कहा ना उनके ऊपर 500 के ऊपर घर पे चल रहे थे। 1992 नवंबर की बात है, मैं एमडी की तैयारी कर रहा था, इतनी अच्छी तैयारी की मैंने कि आप घबरा जाएंगे। 16-17 घंटे पढ़ाई। जिद ये थी कि ये मुझे फेल करें, लेकिन एक्सटर्नल एग्जामिनर कम से कम ये तो मन में गलती लेके जाए कि यार ये गलत लड़के को हम फेल कराएं, यार ये विभाग सही नहीं कर रहा है, प्राचार्य सही नहीं कर रहा है। और सब जानते थे, पूरा मेरा छात्रावास, कि भैया क्यों पढ़ते हो, तुम्हें फेल हो रहा है, लाइब्रेरी में क्यों बैठे रहते हो। मैंने कहा सिर्फ एक एहसास देना चाहता हूँ भाई, जो बाहर से हमारा परीक्षक आएगा, कि एक गलत लड़के को हम फेल कराएं। चलिए ठीक है, उससे क्या होगा, अभी कोई बात नहीं, मेरी आत्मसंतुष्टि हो जाएगी। और मैंने कहा पढ़ना तो वैसे ही है, मरीजों के लिए पढ़ना है, आगे जिंदगी भर तो यही तो करना है, ज्ञान नहीं होगा तो आप मरीजों का इलाज कैसे करेंगे। अब सोचिए 1992 के नवंबर में क्या होता, अगस्त में तो जो हुआ था वो हो गया, विधानसभा ने साथ दे दिया, दोस्तों और मित्रों ने साथ दे दिया, हिंदी प्रेमियों ने साथ दे दिया। 1992 में मैं थ्योरी का एग्जाम लास्ट पेपर था, थ्योरी हो गई, उन्हीं के अंदर में वही विभागाध्यक्ष, वही प्राचार्य। प्रैक्टिकल होने वाला था मेरा 18 नवंबर 1992, और 15 नवंबर को हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है जो उनके पुराने मुकदमे चल रहे हैं। मेरा कोई हाथ नहीं, मैं किसी जज को नहीं जानता, मैं कहीं नहीं गया, मैं पहले डिसीजन आता है, प्रिंसिपल ऑफ केजीएमसी टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज ऑल पोस्ट। तो आप सच मार्ग पे बढ़ते हैं, संघर्ष के मार्ग पे बढ़ते हैं, तो आखिरी फेज जब आता है, अभिमन्यु बेचारा मारा गया 7 अप्रैल तक, क्योंकि ईश्वर का शायद पूरा उसको नहीं हो पाया, वो घर में सो गया था, पूरी ट्रेनिंग नहीं हो पाई। लेकिन मैं अभिमन्यु नहीं बना, मेरा बलिदान नहीं हुआ। और 15 नवंबर को उनसे बहुत पीड़ित थी, अकेले डॉक्टर सूर्यकांत नहीं थे। मैं जब सुबह उठा, अखबार पढ़ भी नहीं पाया था, तो हमारे छात्रावास के कर्मचारी और वो सब, ये मालाएं नहीं, पूरे मालाओं का ढेर लेके मेरे छात्रावास के सामने, वो भी टॉप स्टोरी में, लिफ्ट में भी नहीं आया था, मैं 411 नंबर कमरे में रहता था, 4थी मंजिल पे छात्रावास के। सब लेके खड़े थे माल्यार्पण करने के लिए कि इस पिछले इतने सालों से जो काम कोई नहीं कर पाया, डॉक्टर साहब आपने कर। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया, तेरे साहब को आपने टर्मिनेट करवा दिया। मैंने कहा मैंने कोई टर्मिनेट करवा दिया, भाई ईश्वर की जो होनी थी वो होनी थी। अब उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो मैं यूजुअली बताना नहीं, लेकिन आज अपने लोग बैठे वो बता देता हूँ। मुझे कष्ट हुआ इसका नहीं कि फेल हो गया, मतलब इस मैं एमडी की परीक्षा दी, लेकिन वो एग्जामिनर नहीं थे, विभागाध्यक्ष नहीं थे, प्राचार्य नहीं थे, तैयारी बहुत अच्छी हुई थी। तो उसी हिंदी में लिखी हुई थीसिस के लिए जब एमडी का रिजल्ट निकला तो मुझे एमडी में स्वर्ण पदक मिला। चिकित्सा के क्षेत्र में हिंदी की बहुत बड़ी छलांग। और मजे की बात कि हमारे प्राचार्य और विभागाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट गए और उन्हें इतनी रिलीफ मिली, वो भी 3-4 महीने के बाद, तब तक मैं रिजल्ट निकल चुका था, मैं पास हो चुका था, मैं सीनियर रेजिडेंट बन चुका था। सीनियर रेजिडेंट माने जूनियर डॉक्टरों का बॉस होता है, उसको सीनियर रेजिडेंट बोलते हैं।
और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको ये रिलीफ मिली कि इनको जो है रीस्टेट किया जाता है एज ए प्रोफेसर, लेकिन ये हेड नहीं बन सकते, ये प्रिंसिपल नहीं बन सकते, इनके पास कोई फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं दी जा सकती। तो हम दोबारा भी एमडी का एग्जाम देते तो भी मेरे एग्जामिनर हेड नहीं बन सकते। ईश्वर जब आपका साथ देता है तो बड़ी मजबूती और बड़े आत्मीयता के साथ देता है, एक पैट्रोनेज के साथ देता है। उसी दिन मैंने ठाना कि अब तो जो मुझे जीवन में फेल होने के लिए तैयार था, मुझे पास किया, किस किया, ये भाषा ने मुझे किया है, तो मैं अब भाषा की सेवा करूँगा। और उसके लेके बहुत सारे उदाहरण हैं कि मैंने 19 किताबें लिखी हैं, उसमें से 7 पुस्तकें चिकित्सा की, मैं साहित्यिक नहीं लिखता हूँ भाई, ना मुझे आता है। 7 पुस्तकें मेरी हिंदी में हैं, एक पुस्तक मेरी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी छापी है। किसी भी किताब की मैं कोई रॉयल्टी नहीं लेता हूँ, सब पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम के तहत मैं किताबें लिखता हूँ और बंटवाता हूँ। बहुत सारे लेख आप लोगों ने पढ़े होंगे मेरे, चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं पर हर अखबार में छपते रहते हैं। आज भी विश्व स्वास्थ्य दिवस है तो मेरे बहुत सारे लेख छपे हुए हैं। और जो किताब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने छापी है, आप सबको रुचि के हिसाब से बता दो, मात्र 82 रुपये की है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मेडिकल साइंस की कोई किताब 82 रुपये मिल सकती है, क्योंकि मैं रॉयल्टी नहीं लेता हूँ, मैंने लिख के दे दिया पहले ही। और वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में उपलब्ध है। उसका नाम है खर्राटे हैं खतरनाक। मुझे नहीं मालूम यहाँ कितने लोग बैठे हैं, अपने आत्मा से पूछो कराटे आते हैं कि नहीं, वो आत्मा ना बता पाए तो अपनी पत्नी से पूछो, वो बताएंगे। तो उस जिस किसी को आते हैं वहां से निकले, पुस्तक ले लें, पढ़े, दूसरों को भी पढ़ाएं और समाधान कराएं। कहीं कोई रह जाए गुंजाइश तो मेरे पास आ जाए। मंगलवार और शुक्रवार को मेरा दिन होता है, शुक्रवार। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज होती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अब उच्च शिक्षा की पढ़ाई जो है हिंदी भाषा में होगी। और जब मैं 2011 में विभाग का अध्यक्ष बना तो मैंने ऑर्डर कर दिया सबको, अब एमडी में हमारे छात्र कोई तमिलनाडु से आता है, कोई केरल से आता है, और मेरा पहले दिन उनको कहा होता है कि 3 महीने के अंदर हिंदी सीख लो, नहीं हम तुम्हें डॉक्टर नहीं बना पाएंगे। आप चाहे तमिलनाडु का हो, त्रिवेंद्रम का हो, केरल का हो, आंध्रा का हो, कर्नाटक का हो, उसको अल्टीमेटम हम पहले दिन देते हैं, 3 महीने के अंदर हिंदी सीख लो, नहीं हम तुम्हें डॉक्टर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारा मरीज हिंदी बोलता है, उसको हिंदी में बात करनी पड़ेगी, और बिना मरीज के आप डॉक्टर नहीं बन सकते जब तक मरीज से बात नहीं कर सकते। जितने भी दिलचा, अब देखिए डॉक्टरों के पर्चे क्या लिखे होते हैं, टैबलेट ये, एक तो डॉक्टरों की गंदी राइटिंग, टैबलेट ये, TDS। अब कितने लोग इस फॉर्म में जानते हैं TDS क्या होता है, BD क्या होता है, QID होता है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये रेजिडेंट जब मैं बैठता हूँ OPD में, इनको मैं कहता हूँ तुम्हारी उंगलियों के 10-10 टुकड़े कर दूंगा, लिखो हिंदी में, सिरप ये 2 चम्मच दिन में 3 बार, ये गोली दिन में 2 बार, ये इनहेलर सुबह शाम, और ये हर पर्चे पर हमारे यहाँ हर डिस्चार्ज कार्ड पे आपको मिलेगा। फिर एक नई पहल हुई, और मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री का 3 साल पहले मेरे पास फोन आया डायरेक्ट। वो एसडी ने कहा कि डॉक्टर सूर्यकांत बोल रहे हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से। मैंने कहा जी। बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री कैलाश विश्वास सारंग आपसे बात करेंगे मध्य प्रदेश से। मैंने कहा हाँ मंत्री जी बताइए। बोले हम लोगों ने सोचा है कि मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा हिंदी में शुरू की जाए, तो मुझे किसी ने बताया कि बिना आपके सहयोग के आशीर्वाद से काम नहीं हो सकता है। तो मैं आपको इस अपनी जो समिति बना रहा हूँ मध्य प्रदेश की, सभी मध्य प्रदेश के लोग मैंने लिए हैं, लेकिन आप एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा हिंदी समिति में शामिल कर लूँ। मैंने कहा बिल्कुल शामिल कर लूँ। और फिर मैं उस समिति का सदस्य बना, और वो दिन भी आया कि जब अमित शाह जी ने चिकित्सा शिक्षा को हिंदी में मध्य प्रदेश पहला ऐसा भारत का प्रांत बन गया है जहाँ पर हिंदी भाषा में फर्स्ट ईयर की किताबें उपलब्ध है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री की, और हिंदी भाषा में पाठ्यक्रम चालू हो गया है। और उस कार्यक्रम में मुझे बाकायदा विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया, अमित शाह जी के साथ मंच पर बिठाया गया। मुझे मालूम नहीं था कि हिंदी के प्रति मेरा प्रेम मुझे जो है वो इतनी प्रतिष्ठा और उपलब्धि प्राप्त करा देगा। तो आप जब किसी में मेहनत करते हैं, वही करते हैं, तो आउटकम अपने आप निकलता है। लेकिन उस समय मुझे क्या मालूम था कि आगे चल के क्या होगा। बहुत कुछ हुआ दोस्तों, फिर कभी बताएंगे। लेकिन हाँ एक चीज़ और हुई कि विश्व हिंदी सम्मेलन होता था, हमको पता नहीं होता था, लोगों को भी नहीं पता होता था। फिर किसी ने आवाज़ उठाई कि भाई चिकित्सा में भी तो कुछ होने लगा है, तो छांटिए कौन चिकित्सक है जिसने चिकित्सा के क्षेत्र में हिंदी की भाषा को बढ़ावा दिया है। तो मैं देश दुनिया का पहला चिकित्सक बन गया हूँ जिसे 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में और 12वें हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन में लगातार
वो भी भारतीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में। और इस बार मुझे पवन जी और दीक्षित जी और बादल जी के साथ जाने का मौका मिला। एकदम बिल्कुल वीआईपी चार्टर प्लेन खड़ा रहता है हमारा टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट पे। आप जाइए और सीधे बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा